नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 5 फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम जानेंगे लास्ट फ्यू लेक्चर्स पे हमने अभी तक क्या पढ़ा। जस्ट अ रिवीजन कि पहले हमने देखा था कि बेसिकली लो पास कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट क्या होता है, एक बैंड पास सिग्नल का। पहले हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मल्टीपाथ फेडिंग की वजह से क्या क्या फिनोमेना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मोबिलिटी की वजह से, अगर व्हीकल मूव कर रहा है या तो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से वायरलेस चैनल पे क्या इम्पैक्ट होता है। और हमने ये सब बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज में सो कंबाइन किया था। एक हम लोगों ने फ्लैट फीडिंग कहा था, जहाँ पर कोहेरेंस बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है सिग्नल बैंडविड्थ से। फिर हमने एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर आपका सिग्नल बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है कोहेरेंस बैंडविड्थ से। फिर हमने स्लो फीडिंग और फास्ट फीडिंग के बारे में भी पढ़ा, जो बेसिकली आपके डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम पे डिपेंडेंट होता है। उसके आगे फिर हमने देखा कैसे हम एक वायरलेस चैनल को स्टैटिस्टिकल मॉडल की मदद से मॉडल कर सकते हैं, और उसके लिए हमने रेलेक फीडिंग पढ़ा। और हमने देखा कि जब नंबर ऑफ स्कैटरर्स आर वेरी लार्ज और जब नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स आर वेरी वेरी लार्ज और एक यूनिफॉर्म स्कैटरिंग इन्वायरमेंट हो या ओमनीडायरेक्शनल एंटीना हो, जहाँ से हर जगह से उसको सिग्नल मिल रहा है, तब हम उस चैनल को एक रेलिक फीडिंग के चैनल के मुताबिक मॉडल कर सकते हैं। तो बेसिकली उसमें जो होगा, उसमें एक फेज जो होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो बेसिकली रेलिक फीडिंग होगा। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो बेसिकली जस्ट टू समराइज, हमने बेसिकली वी स्टार्टेड विद लो पास इक्विवेलेंट। लो पास इक्विवेलेंट चैनल मॉडल से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल के बारे में पढ़ा। इसे फ्रीज इक्वेशन के माध्यम, फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन के माध्यम से भी जाना जाता है, जहां पर पाथ लॉस एक्सपोनेंट n इक्वल टू 2 लिया हुआ था। और हमने ये बताया था कि आपका जो रिसीव पावर है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d स्क्वायर। सिमिलरली पाथ लॉस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉग नॉर्मल शैडोइंग। हमने ये भी देखा था बीच में कि आप एक पाथ लॉस को dB में और पावर को, रिसीव पावर को या ट्रांसिट पावर को dBm या dBW में जनरली लिखते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में, और उसके पहले हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल के बारे में पढ़ा था, जहां पाथ लॉस एक्सपोनेंट कैन वेरी प्रोपोगेशन एनवायरनमेंट के मुताबिक। पाथ लॉस एक्सपोनेंट वेरी हो सकता है, अगर इंडोर सिनारियो या आउटडोर सिनारियो या अर्बन हो या ऑफिस स्पेस हो या इंडस्ट्रियल फ्लोर हो, उसके अकॉर्डिंग आपका पाथ लॉस एक्सपोनेंट वेरी हो सकता है। और इसे हम जनरली सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल के बारे में के माध्यम से भी जानते हैं। फिर हमने देखा था लॉग नॉर्मल शैडोइंग। लॉन्ग नॉर्मल शैडोइंग की मदद से हमने एक ये वायरलेस चैनल इस तरह से मॉडल किया था, ताकि अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाए ट्रांसमिट रिसीवर के बीच में और वो रैंडम ऑब्स्टिकल हो, तो उसकी वजह से आपके वायरलेस चैनल में या पाथ लॉस में या रिसीव पावर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और जो इस टाइप के चैनल को हम जनरली लॉग नॉर्मल शैडोइंग या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीबी के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका रिसीव पावर होगा और जो आपका पाथ लॉस होगा वो भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इन डीबी के माध्यम से हम मॉडल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडल, और उसके पहले स्टैटिस्टिकल मॉडल बेसिकली हमने स्मॉल स्केल फीडिंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। स्मॉल स्केल फीडिंग किस तरह से होती है, वेदर अगर वो मल्टीपाथ की वजह से होती है, स्पीड ऑफ द मोबाइल की वजह से होती है, स्पीड ऑफ द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है, वो सब के बारे में हमने और अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। तो बेसिकली हमने स्मॉल स्केल फीडिंग के बारे में पढ़ा। जो एक अगर रिसीवर थोड़ी स्मॉल डिस्टेंसेस में मूव करता है या स्मॉल ड्यूरेशन के लिए मूव करता है, तब ये फिनोमेना जनरली ऑकर होता है। और जो पाथ लॉस में फीडिंग और जो लॉन्ग नॉर्मल शैडोइंग, जनरली हम उसे लार्ज स्केल फीडिंग के माध्यम से भी मॉडल, लार्ज स्केल फीडिंग के माध्यम से भी बोला जाता है। तो स्मॉल स्केल फीडिंग बेसिकली हमने देखा को बेसिकली इसका फिनोमेना मल्टीपाथ है और स्पीड ऑफ द मोबाइल।
ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसकी मल्टीपाथ की वजह से जब हमने देखा कि मल्टीपाथ की वजह से आप जनरली इसको चैनल डिले स्प्रेड और इसको कोहेरेंस बैंडविड्थ के माध्यम से और ज़्यादा समझ सकते हैं। इसमें बेसिकली आपका ये दिखता है कि अगर डिले स्प्रेड ज़्यादा है तो आपका मल्टीपाथ ज़्यादा सीवियर है और डिले स्प्रेड कम है तो मल्टीपाथ जनरली कम है। और ये डिले स्प्रेड आपके सिंबल पीरियड के मुताबिक कितना ज़्यादा है और कितना कम है उस पर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग इन्वायरमेंट कैटेगराइज करते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ दिन पहले, फ्लैट फीडिंग या फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग। तो कोहेरेंस बैंडविड्थ को हम लोग इस फॉर्म में लिखते थे। और स्पीड ऑफ द मोबाइल की वजह से जो आता है वो है डॉपलर स्प्रेड और आता है कोहेरेंस टाइम। इसे हम जनरली टीसी के माध्यम से भी जानते हैं। तो ये दोनों जो फिनोमिना है डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम, ये आपके बेसिकली अगर फीडिंग स्लो है, सॉरी इसको मैं वापस लिखता हूँ, स्लो है या फास्ट है उसे कैटेगराइज करता है। और ये जो होता है डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ आपकी अगर फ्लैट या फ्रीक्वेंसी उसे ये कैटेगराइज करती है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल मॉडल देखा बेसिकली, जहां पर हम एक वायरलेस चैनल को रेलिक फीडिंग के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं, खासकर फ्लैट फीडिंग चैनल को, जहाँ का एम्पलीट्यूड एक रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो उसका फेज कंपोनेंट होता है वो जनरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर आपका एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट पाथ रहेगा तो हम जनरली उसे राइसिन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भी मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और फीडिंग पैरामीटर जैसे और फीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे नाकागामी फीडिंग होता है, म्यू कैपा फीडिंग भी होते हैं, बहुत सारे अलग तरह के फीडिंग मॉडल्स और भी आ गए डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट। हमने उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी, बट वो उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो आप, तो बहुत सारे पेपर्स और मैगजीन आर्टिकल्स है जहाँ डिफरेंट वायरलेस फीडिंग इन्वायरमेंट्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी दी गई है। चलिए आज का लेक्चर हम इसके उपरांत आरंभ करते हैं और आगे के लेक्चर्स में हम देखते हैं कि कैपेसिटी वगैरह किस तरह से एक मॉडल कर सकते हैं वायरलेस चैनल का। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं जस्ट कुछ क्षण में आपको ये बताऊंगा कि एज ए कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइनर और या इंजीनियर, एक कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या आपकी इच्छा है, क्या आपकी उपेक्षा है बेसिकली। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम से आप चाहोगे कि यू शुड गेट अ मैक्सिमम डेटा रेट, जितना ज़्यादा डेटा रेट होगा उतनी ज़्यादा आप जल्दी एक मूवी को डाउनलोड कर सकते हो या रियल टाइम वीडियो देख सकते हो। तो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम से बेसिकली ये डिज़ायर होगी कि वो आपको एक बहुत अच्छी डेटा रेट प्रदान करे। उसके बाद मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, आप एक चाहोगे कि कोई कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिज़ाइन हो उसमें एरर प्रोबेबिलिटी कम से कम रहे। उसके अलावा आप चाहोगे जो कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन हो वो कम से कम पावर कंज्यूम करे और कम से कम या एनर्जी कंज्यूम करे, ताकि वो एक ग्रीन सिस्टम हो जो कम से कम पावर में आपको ज़्यादा आउटपुट दे और कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दे। उसके अलावा ये भी चाहोगे कि वो कम बैंडविड्थ कंज्यूम करे और सेम डेटा रेट, आपको जितने डेटा रेट चाहिए उतना डेटा रेट मिले, लेकिन आपका बैंडविड्थ बहुत कम कंज्यूम हो। आपको पता होगा स्पेक्ट्रम एक बहुत ही महंगा रिसोर्स है, अगर जितना ज़रा आप बैंडविड्थ कंज्यूम करेगी आपकी सिस्टम उतना ज़रा आपको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा, वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। और आप ये भी चाहोगे कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिज़ाइन हो वो एक जितना ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर सके। एक पर यूनिट एरिया, अगर पर यूनिट एरिया पहले वाला कम्युनिकेशन सिस्टम अगर 100 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता था 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में, तो आपका जो नया कम्युनिकेशन सिस्टम आप चाहोगे वो 1000 या 1 लाख यूजर्स तक भी सपोर्ट कर सके। आप ये भी चाहोगे आपने जो कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया है या कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिज़ाइन हो रहा है वो एक डिले को मिनिमाइज करे या लेटेंसी को मिनिमाइज करे या वो इंटरफेरेंस भी मिनिमाइज करे जो अदर यूजर्स से आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में आता हो। और आप ये भी चाहोगे आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन हो वो एक लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, ताकि आपको लेस हार्डवेयर की ज़रूरत पड़े और वो लेस कंप्यूटेशंस की ज़रूरत पड़े और उसमें लेस कंप्यूटेशनल लोड हो और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी ना हो, वो काफ़ी सस्ता भी हो। तो ये जब आपके जब गोल्स है तो आप देखोगे ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप जहाँ चाहोगे आपको डेटा रेट मैक्सिमाइज करना है वहाँ आपको ज़्यादा बैंडविड्थ लगेगी, लेकिन आपको एक कम्युनिकेशन डिज़ाइन करना है जहाँ आपको डेटा रेट भी मैक्सिमम मिले और बैंडविड्थ भी कम मिले।
तो ये दो रिक्वायरमेंट आप देखोगे कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली ये दो रिक्वायरमेंट आप देखो फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है। अगर आप ज़्यादा पावर दोगे तो ऑब्वियसली आपके बिट रेट कम होंगी, लेकिन आप चाहोगे अपने सिस्टम में पावर भी कम लगे, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है। आप देखो कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट जो है दे आर ट्रेड ऑफ्स। अगर आप एक चीज़ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो दूसरी चीज़ में आपके कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज अ कम्युनिकेशन सिस्टम एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइनर? तो ये बेसिकली एक हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइनर का एक गोल रहता है जहाँ वो डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स को ऑप्टिमाइज कर सके। और टिपिकल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में? पहला कंस्ट्रेंट होता है नाइक्विस्ट आईएसआई क्राइटेरियन। मैं इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। आपने अगर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा हो या डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम पहले पढ़ा हो तो आपको पता होगा नाइक्विस्ट आईएसआई क्राइटेरियन, पल्स चिपिंग फिल्टर किस तरह डिज़ाइन होते हैं ताकि आपको रिसीवर में मैक्सिमम एसएनआर मिले। क्योंकि आपका एक बैंड लिमिटेड सिस्टम आप किस तरह डिज़ाइन करते हो बाय यूजिंग पल्स चिपिंग फिल्टर्स लाइक रूट रेस्ड कोसाइन फिल्टर्स और रेस कोसाइन फिल्टर्स और गॉसियन फिल्टर्स, वो इसके बारे में वो एक बेसिकली कंस्ट्रेंट होता है जो आपके ट्रांसमीटर में लगता है ताकि आपको इनफाइनाइट बैंडविड्थ की ज़रूरत ना पड़े और आपका एक जो पल्स होता है वो रेक्टेंगुलर पल्स की जगह कोई एक पल्स रूट रेस्ड कोसाइन पल्स या गॉसियन पल्स के माध्यम से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकेंड जो कंस्ट्रेंट होता है वो है शैनन हार्टली कैपेसिटी थ्योरम। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी और देंगे आपको कुछ आगे की स्लाइड्स में। ये बेसिकली आपको एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट करता है कि आप एक कम्युनिकेशन चैनल में कितने मैक्सिमम डेटा भेज सकते हो। जैसे कोई आपके घर पे खिड़की या दरवाजा है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आपके घर पे कोई खिड़की या दरवाजा है, आप वो खिड़की या दरवाजे से कितना बड़ा पार्सल बाहर भेज सकते हो। तो वो खिड़की और दरवाजा का साइज ये डिसाइड करता है कि ये कितना बड़ा पार्सल एक दरवाजे के अंदर से जा सकता है। तो सिमिलरली शैनन हार्टली कैपेसिटी थ्योरम ये एक थ्योरम है जो ये डिसाइड करता है कि एक चैनल से आप कितना डेटा रेट पुश कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। उसके अलावा कंस्ट्रेंट्स होते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्पेक्ट्रम एलोकेशन। आप हर तरह का फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं कर सकते हो। कुछ स्पेक्ट्रम्स डिफेंस के लिए रिजर्व्ड है, कुछ स्पेक्ट्रम एरोस्पेस के लिए रिजर्व्ड है। तो हर स्पेक्ट्रम पे आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो, आपको कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज में ट्रांसमिट करना है। वो भी एक टिपिकल कंस्ट्रेंट है फॉर डिजाइनिंग अ कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस भी आती हैं, जैसे आप मिलीमीटर वेव में ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकते हो या टेराहर्ट्ज़ में आप ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में जा रहे हो तो आपको आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी कंस्ट्रेंट बैंडविड्थ रहती है, उसमें आपको ज़्यादा कंटिन्यूस बैंडविड्थ मिल नहीं सकती है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस होती है एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइनर के लिए भी। उसके बाद अदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, अगर कम्युनिकेशन के अलावा आपको कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ तरह के रिक्वायरमेंट्स, वो भी एक डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स है फॉर अ कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइनर। तो फंडामेंटल सिस्टम ट्रेड ऑफ, जैसे मैंने कुछ बताया कि आपको जो ट्रेड ऑफ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक अगर एक चीज़ को आप ऑप्टिमाइज करोगे तो दूसरा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो जनरली हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइनर के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड ऑफ्स है। जैसे पहला ट्रेड ऑफ है डेटा रेट वर्सेस बैंडविड्थ। तो आप जितना ज़्यादा आपके पास बैंडविड्थ होगा उतना ज़्यादा आपको डेटा रेट मिलेगा, लेकिन जितना बैंडविड्थ मिलना पॉसिबल नहीं ड्यू टू स्पेक्ट्रम रेगुलेशंस और ड्यू टू एक्सपेंसिवनेस ऑफ द बैंडविड्थ। तो आप चाहोगे जितना कम से कम बैंडविड्थ यूज़ करो उतना बेटर, लेकिन जितना आप कम बैंडविड्थ यूज़ करोगे उतना आपको डेटा रेट कम मिलेगा, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बैंडविड्थ एंड द डेटा रेट। जितना नंबर ऑफ जितना सिंबल्स पर सेकंड आप भेजते हो वो आपके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। ये फंडामेंटल नाइक्विस्ट आईएसआई क्राइटेरिया की तरफ से आता है। उसके अलावा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एंड डेटा रेट। तो बेसिकली आप अगर एक कम्युनिकेशन चैनल में डेटा रेट ज़्यादा पुश करोगे तो आपकी ऑब्वियसली बात है एरर रेट भी इंक्रीज होगी। तो आप एक सिस्टम से एक हद के बाद डेटा रेट और पुश नहीं कर सकते। ये लिमिट आता है आपका शैनन हार्टली कैपेसिटी थ्योरम से, वो मैं अभी आप बताऊंगा। उसके अलावा आपका ईबी बाय एनओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। क्वाइट ऑब्वियस है, जितना आप पावर से सिग्नल भेजोगे या आपका रिसीव पावर जितना ज़्यादा होगा उतना आपका एरर प्रोबेबिलिटी कम होगा। लेकिन आप जितना रिसीव पावर ज़्यादा बढ़ाओगे या जितना ट्रांसमिट पावर ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही मुताबिक आपको रिसीव पावर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो आपकी फिर सिस्टम बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगी। अदर ट्रेड ऑफ से बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ये जनरली एफएस के सिस्टम्स के लिए होता है। यदि आप जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी आपके पास उतनी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। तो बेसिकली ट्रेडिंग ऑफ बैंडविड्थ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। उसके अलावा एक और ट्रेड ऑफ है ईबी बाय एनओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बैंडविड्थ। ये भी एक बहुत फंडामेंटल ट्रेड ऑफ है कि आपका अगर जितना ज़्यादा पावर आपके पास रहेगी तो आप उतना कम बैंडविड्थ में भी आप सेम डेटा रेट अचीव कर सकते हो या सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अचीव कर सकते हो। ये भी आपको शैनन हार्टली कैपेसिटी थ्योरम से ज़्यादा हद तक समझ में
आ सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक फंडामेंटल चीज़ हमने पढ़ा था कि एक डिजिटल मॉड्यूलेशन, आपको एक समझो एक आपको क्या मॉड्यूलेशन यूज़ करना है एक ट्रांसमीटर में, उसके लिए बेसिकली आप क्या क्या ट्रेड ऑफ्स बेसिकली इन्वेस्टिगेट करते हो। पहला होता है ईबी बाय एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ये ट्रेड ऑफ हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा, जहाँ पर हमने बताया कि जितना ज़्यादा आपके पास पावर रहेगा उतना कम आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अचीव कर सकते हो। टिपिकली फॉर AWGN चैनल, फॉर फीडिंग वायरलेस चैनल में और कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं, बट टिपिकली एक अगर आपका रिलेक फीडिंग भी रहेगा या तो आपका नॉर्मल AWGN चैनल भी रहेगा, एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस चैनल, या तो आपको रिलेक फीडिंग चैनल भी रहेगा। जनरली आप देखोगे अगर आप पावर बढ़ाओगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जनरली कम होगा। जितना ज़्यादा आपका रिसीव पावर होगा, रिसीव एनर्जी पर बिट बाय नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर उतना ही कम होगा। तो ईबी बाय एन जनरली हम इसे एनर्जी पर बिट, इसे जनरली हम एनर्जी पर बिट बाय नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, मैं इसको सिर्फ PhD लिख रहा हूँ, नॉइस PhD के माध्यम से भी जानते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया EB, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया नॉइस PhD। नॉइस PhD यानी नॉइस पावर पर यूनिट बैंडविड्थ, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और एनर्जी पर बिट EB बाय एन। इसको हम कभी बहुत लोग डिजिटल SNR के नाम से भी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल टू नॉइस रेशियो। और PB जैसे मैंने बोला ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल एरर भी बोल सकते हैं, पर मैंने इसको जस्ट यूनिफॉर्म रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। जनरली आपका सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी और बिट एरर प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपका सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी कम हो रही है तो बिट एरर प्रोबेबिलिटी भी जनरली कम होती है। तो ये तो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ, इससे हम जनरली डिफाइन इसको पावर एफिशिएंसी ऑफ द मॉड्यूलेशन स्कीम के माध्यम से भी जानते हैं। पहले हम एक दो ट्रेड ऑफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, शैनन-हार्टली कैपेसिटी थ्योरम के बारे में, उसके बाद फिर हम मॉड्यूलेशन के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ट्रेड ऑफ क्या होता है। पावर एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ बोलते हैं हम इसको। पावर एफिशिएंसी डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ अ मॉड्यूलेशन स्कीम टू प्रोवाइड अ गुड सिग्नल क्वालिटी एट लो पावर लेवल्स। तो बेसिकली ये पावर एफिशिएंसी एक मॉड्यूलेशन स्कीम की कैपेबिलिटी बताती है कि कितने कम पावर में वो कितना अच्छा बिट एरर प्रोबेबिलिटी दे सकता है। तो बेसिकली अगर आपने एक मॉड्यूलेशन स्कीम डिज़ाइन किया है जो आपको कम पावर में भी आपको बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दे सकता है, तो आपने बहुत अच्छी एक पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम डिज़ाइन की है। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल के मुताबिक समझो आपको एरर प्रोबेबिलिटी 10⁻³ चाहिए, ठीक है। आपने कोई मॉड्यूलेशन स्कीम डिज़ाइन की, फॉर टाइम बिंग मैं कुछ चलिए BPS के ले लेता हूँ। अगर BPS के आपको 10⁻³ 10 dB SNR या EB वैनो में दे रहा है, और समझिए आपको और मॉड्यूलेशन स्कीम में, लेट्स टेक इट 16 QAM, इस सब मॉड्यूलेशन के बारे में हम अत्यधिक और आगे पढ़ेंगे। ये आपको यही 10⁻³ 20 dB, रैंडम फिगर्स यूज़ कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं, रैंडम फिगर्स यूज़ कर रहा हूँ। यही आपको 10⁻³ 20 dB SNR या EB वैनो में दे रहा है, तो ऑब्वियसली BPS के आपका बेहतर पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम है एज कम्पेयर टू 16 QAM। भले इसका डेटा रेट के मुताबिक 60 QAM बेटर होगा BPS के से, बट एज फार एज पावर एफिशिएंसी इज कंसर्न या पावर एफिशिएंसी की बात करें तो ऑब्वियसली BPS के ज़्यादा बेहतर मॉड्यूलेशन स्कीम है एज कम्पेयर टू 16 QAM, क्योंकि आपको 10⁻³ BPS के 10 dB SNR में ही दे रहा है, जो आपको 16 QAM 20 dB SNR में दे रहा था। तो ऑब्वियसली इसमें 10⁻³ BPS की ज़्यादा पावर एफिशिएंट स्कीम है एज कम्पेयर टू 16 QAM। अब दूसरा आता है बैंडविड्थ एफिशिएंसी। अब मैं यहाँ पर पावर एफिशिएंसी की नहीं, बैंडविड्थ एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट ऑफ पावर एफिशिएंसी, जहाँ आप बता रहे हो कि डेटा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। फॉर सेम बैंडविड्थ आपको कितना डेटा रेट मिल सकता है। जैसे अगर मैं BPSK की बात करूँ, अगर कन्वेंशनल BPSK की बात करूँ, अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ है आपके पास, अगर मैं आइडियल फिल्टरिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम डेटा रेट आप इसमें से बेच सकते हो 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अगर एक BPS के सिस्टम, बाइनरी सिस्टम की बात करूँ, जहाँ पर 1 0 ट्रांसमिट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेटिंग सिंबल, तो आप एक 1 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ में टिपिकली 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड डेटा ही भेज सकते हो। लेकिन अगर मैं हायर मॉड्यूलेशन में जाता हूँ, समझो मैंने 16 QAM यूज़ किया या 64 QAM यूज़ किया, 16 QAM यानी 16 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या 64 QAM यानी 64 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। 16 QAM अगर मैं यूज़ करता हूँ, 16 QAM का मतलब होता है कि आपकी 4 बिट्स पर सिंबल,
16 का मतलब m is 16 और k is 4, k मतलब 2 to the power 4 is equal to 16, यानी 4 बिट्स पर सिंबल में भेज रहा हूँ। तो सेम बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज में अगर मैं 16 का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टोटल डेटा रेट 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड भेज सकता हूँ। मेगाबिट्स पर सेकंड, याद ध्यान रखिएगा, 1 मेगाहर्ट्ज में 1 मेगा सैंपल्स पर सेकंड जा सकते हैं, 1 मेगा सिंबल्स पर सेकंड जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वैम में एक सिंबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, तो टोटल डेटा रेट इसमें से भेज सकता हूँ मैं 4 थियोरेटिकली 4 मेगाबिट्स पर सेकंड। अगर मैं वही 64 क्वैम यूज करता हूं जहां पर 6 बिट्स पर सिंबल होता है, दैट इज 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64, तो थ्योरेटिकली में देखा जाए तो सेम 1 मेगाहर्ट्ज में मैं 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड 6 टाइम्स बीपीएसके के मुकाबले भेज सकता हूं। तो अगर आप ये सब मॉड्यूलेशन देखोगे, जो हायर मॉड्यूलेशन है, ऑल्दो दे आर मे नॉट बी पावर एफिशिएंट, जो हम लास्ट स्लाइड में देखा 10⁻³ बिट रेट के लिए बीपीएसके वाज बेटर स्कीम इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी, उसको कम पावर लग रही थी एज कंपेयर टू 16 क्वैम। बट अगर मैं बैंडविड्थ एफिशिएंसी की बात करूं, सिर्फ बैंडविड्थ एफिशिएंसी के, फॉरगेटिंग अबाउट पावर एफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली 16 क्वैम या 64 क्वैम ज्यादा बेहतर मॉड्यूलेशन स्कीम है एज कंपेयर टू बीपीएसके। So bandwidth efficiency describes the ability of a modulation scheme to accommodate data within a given bandwidth. It reflects how efficiently the allocated bandwidth is utilized and defined as a ratio of throughput data rate per hertz. तो आप अगर तीनों सिस्टम को कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ एनबी, अगर पहले वाला बीपीएस को कंपेयर करूं तो उसका आ जाएगा 1 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज, ये बीपीएसके के लिए आ जाएगा। अगर मैं 16 क्वैम की बात करूं, 16 क्वैम का आ जाएगा ये 4 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज। वही मैं 64 क्वैम की बात करूं तो वो आ जाएगा 6 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज। ये सिर्फ बैंडविड्थ एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली 64 क्वैम इज मच मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट एज कंपेयर टू 16 क्वैम, व्हिच इन टर्न इज फार मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट एज कंपेयर टू बीपीएसके। तो देखो जैसे आप मॉड्यूलेशन बढ़ा रहा हूं, जैसे के की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो स्कीम है वो काफी हद तक बैंडविड्थ एफिशिएंट बन रही है। बट पावर एफिशिएंसी के मामले में ये उल्टा होता है। पावर एफिशिएंसी के मामले में बीपीएसके इज मोर पावर एफिशिएंट एज कंपेयर टू 16 क्वैम, और 16 क्वैम इज मोर पावर एफिशिएंट एज कंपेयर टू 64 क्वैम। तो ये दोनों में सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ आपने देखा।